इंडिगो एयरलाइंस के क्राइसिस में सरकार ने कई कदम उठाए। तो एयरलाइंस के लिए जो उसका शेयर है वो टिकट कॉस्ट में घटता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सरकार कदम उठा रही है, लेकिन मसला ये है कि जो यात्री परेशान हैं वो किस तरह से अपना हर्जा खर्चा या टिकट के पैसे वापस ले सकते हैं, नियम क्या हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन साहब से। सर, जो दिक्कतें सामने आई उनसे आप वाकिफ़ हैं। ऐसी स्थिति में कोई यात्री किन नियमों के तहत डिमांड कर सकता है अपना पैसा वापस जो टिकट का है उसको लेकर के, और जो मुआवजे की मांग है वो किस तरह से की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो अभी स्थिति आई है, जो कि अभूतपूर्व स्थिति है, इसमें यात्री को किस तरह की असुविधा हुई है और उसके किस तरह के कंपनसेशन का क्लेम बनता है। तो जैसे सबसे पहले तो उसका टिकट कैंसिल हुआ तो टिकट का रिफ़ंड है, जो फ़्लाइट कैंसिल है। उसके अलावा उसको जो वहाँ पे रहने की असुविधा हुई, अगर उसको ग्राउंड स्टे कहीं करना था, खाने पीने में दिक्कत हुई, उसने घंटों इंतज़ार करा तो वगैरह प्रोवाइड करने थे। तीसरा फैक्टर है कि उसको दूसरी जगह से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी, वो इंडिगो की भी हो सकती है, किसी दूसरे कैरियर की भी हो सकती है, वो भी कैंसिल हुई और वहाँ पे वो है। और चौथा है कि जो उसका लॉस ऑफ बिजनेस है, जो फाइनेंशियल लॉस जिसे आप कहते हैं कि पेनल लॉसेज जिसे कहते हैं। तो अब इसमें सबसे पहली बात है कि जो हमारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है वो अभी तक सिर्फ जो ऑपरेटर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करती है। उसमें अगर आपके अभी उसमें प्रोविज़न है कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले है, 2 घंटे से ज़्यादा डिले है, तो आप फ्री कैंसिलेशन कर सकते हैं। कुछ उसमें मॉनेटरी लिमिट्स दे रखे हैं कि इतना आपको कंपनसेशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर फ़्लाइट 4 घंटे से ज़्यादा लेट है तो ऑपरेटर को रिफ़्रेशमेंट देना होगा। उससे ज़्यादा लेट है तो आपको स्टे के अरेंजमेंट जो है वो, पर वो ज़्यादातर उसके विवेक पे, ऑपरेटर के विवेक पे निर्भर करता है। तो इसमें एक तो ये इशू है। दूसरी बात है कि जो दूसरी कैरियर पे आपका फ़्लाइट कैंसिल हुआ है उस पर डीजीसीए इस ऑपरेटर को कुछ नहीं कह सकता। यानी कि वो सिविल एविएशन जो रूल्स हैं कार, यानी कि उसके तहत ये मसला नहीं आता। नहीं, वो इसलिए कि आप ऑपरेटर से ही रिलेटेड कर रहे हैं। आपको जो वो नुकसान हुआ है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, और उसके लिए जैसे मिनिस्ट्री ने एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने जो इंडिया बेस्ड ऑपरेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई अगर किसी का फ़्लाइट का टिकट इंडिगो की फ़्लाइट की वजह से कनेक्टिंग या रिटर्निंग कैंसिल हुआ है तो उस पर वो कैंसिलेशन चार्जेस ना लें, और कुछ ऑपरेटर ने उसे माना भी है। तो वो एक अच्छा कदम है। तो वो ये जो है ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, तो ये टेक्निकली आप उसको कार में नहीं ले सकते हैं। और जो एक फैक्टर आखिरी है जिसमें आप कहते हैं कि साहब उसको जो क्या पर्सनल लॉस हुआ, जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, मीटिंग ख़त्म कैंसिल हो गई या एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मेंटल ट्रामा है, बहुत तरह के आप केस बनाते हैं, उसके लिए फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना होगा। यानी कि उसके लिए भी यात्रियों को एक तरह से वाद दाखिल करना होगा और कंज्यूमर कोर्ट ही उस पर ऑर्डर कर सकती है। एक लिमिट से ज़्यादा जो आपके क्लेम्स हैं वो फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना होगा। क्योंकि अब मान लीजिए किसी की शादी है और वो अपनी शादी पे नहीं पहुंच पाया, एक बहुत सीरियस मैटर है। कोई पेशेंट है, वो वहाँ पे जाके उसका साथ हादसा हो जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि एयरपोर्ट पे पड़ा रहा और उसका ऑपरेशन कहीं ड्यू था या उसकी वजह से कहीं उसके जीवन को खतरा हो गया, तो वो चीज़ें जो हैं वो एक फिड्यूशरी कंसल्टेबल लॉसेस में आते हैं। उसके लिए आपको फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाना होगा। यानी कि कार में भी लिमिटेड जो एस्पेक्ट हैं और जो पहलू हैं उन पर ही ध्यान दिया गया है। बाकी के लिए जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर एक वाद दाखिल करना होगा कंज्यूमर कोर्ट में, और फिर उसके बाद ही आगे कोर्ट कुछ ऑर्डर करेगी, तभी एविएशन जो ऑपरेटर है वो कोई आगे कदम बढ़ाएगा या फिर सरकार बढ़ाएगी। सर, मेरा दूसरा जो सवाल है
वो मोनोपोली को लेकर के है। आपने अभी हाल ही में जो वोडाफोन का केस था उसमें सरकार ने कहा कि सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनियां बचेंगी अगर वोडाफोन नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो एजीआर के रूल्स हैं उनमें पुनर्विचार की मंजूरी दी जाए, और 49% स्टेक है गवर्नमेंट का वोडाफोन में। तो ये मोनोपोली के बारे में क्या एविएशन सेक्टर में सरकार ने नहीं सोचा? अब देखिए, इसका सवाल, इसका उत्तर तो सरकार ही दे सकती है। पर यहाँ मैं एक बात बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो है कि जो मोनोपोली या 65% मार्केट शेयर इंडिगो का है, वो अपने किसी सरकार के प्रयासों से या सरकार की पॉलिसी से नहीं आया है। वो इसलिए आया है कि जब इंडिगो ने 2006 में ऑपरेशन शुरू करे थे, तो 4-5 बड़े ऑपरेटर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस थे। और धीरे धीरे एक एयर इंडिया को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटर जो हैं वो बंद होते चले गए। स्पाइस जेट एक लड़खड़ाती हुई स्थिति में बचा हुआ है, या अभी थोड़ा आकाशा एयर ने नया शुरू करा है। तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि पहले किंगफिशर बंद हुई, फिर जेट एयर बंद हुई, फिर गो एयर बंद हुई। तो एक तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान का मार्केट है, इसमें हमारी वाइबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। इंटेंस कंपटीशन भी रहा, कंपटीशन की वजह से भी मार्केट शेयर की जो भीड़ रही, उसकी वजह से भी शुरू में ऑपरेटर्स को लॉसेस हुए और उनके पास सफिशिएंट फंड ना होने की वजह से वो कोलैप्स करे। दूसरी बात ये है कि जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हॉस्टाइल है। दुनिया में सबसे महंगा फ्यूल हम लोग बेचते हैं, रुपी जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड रेट पे गिरता जा रहा है, उससे ऑपरेटर की कॉस्ट जो है नॉन स्टॉप बढ़ रही है। उसके बाद सरकार जहाँ भी मौका देख रही है वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा रही है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, एयरपोर्ट एजेंसीज़ हैं, सब और एयरपोर्ट के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन पे वो लोग जो है अपने सर्विस चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं या पैसेंजर सर्विस फीस वगैरह लगा रहे हैं। तो एयरलाइंस के लिए जो उसका शेयर है वो टिकट कॉस्ट में घटता जा रहा है और कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है। मैन पावर कॉस्ट हर रोज़ बढ़ रही है। अब हर साल आप देखते हैं कि 5-6% सैलरीज में जो है इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो है जो आपकी बाकी भी कॉस्ट हैं, जो आपके बाकी इनपुट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, फ्यूल है, फ्यूल के अलावा और भी जो फूड आइटम्स हैं, स्पेयर्स हैं, हर चीज़ की कॉस्ट हर साल जो है ऑन एन एवरेज 5 से 6% के रेट पे। क्या ये कहना सही होगा कि सरकार ने जब निर्णय लिया कि पायलट की जो शिफ्ट यानी कि रोस्टर है वो इस तरह से तामील किया जाए, ग्राउंड स्टाफ का इस तरह से तामील किया जाए, तो शायद दूसरी ओर जो ध्यान दिए जाने चाहिए थे सरकार की तरफ से वो नहीं ध्यान दिए गए? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो एक अलग इशू है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि वो एक सेफ्टी का इशू है और उस सेफ्टी के इशू में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको उसकी कोई भी कॉस्ट देनी पड़े। तो पायलट का रेस्ट जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हुआ और एक लंबी पायलटों की एक लंबी लीगल बैटल के बाद हुआ, जिसके बारे में इंडिगो को भी पता था। और उसको इस तरह के पॉलिसीज़ जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। उसका जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है, प्रॉब्लम ये है कि उसका जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है उस प्राइस को आप मार्केट को आगे नहीं दे पा रहे हैं, यू नो, जो आपकी वाइबिलिटी का प्रश्न है। तो जब तक सरकार इंडस्ट्री की वाइबिलिटी के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेगी, उसके टैक्सेशन को कम नहीं करेगी, उस पर फ्यूल कॉस्ट को जो है एक स्ट्रीमलाइन नहीं करेगी। हमारे एक डाइकोटोमी है, जैसे फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं, एविएशन एक साइक्लिक इंडस्ट्री है जो फ्यूल से डिराइव होती है, फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी सरकार फ्यूल के प्राइस बढ़ा देती है, और जब घटते हैं तो वो टैक्स बढ़ा देती है। तो जो एक बफर चाहिए ऑपरेटर को सस्टेन करने के लिए या पुराने लॉसेस को वाइप आउट करने के लिए, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि रुपए रोज़ गिरता जा रहा है, अब आप देखिए ना, पिछले 10 साल में 60 रुपये से वो 90 पहुंच गया है। तो हमारी जितनी लीजिंग कॉस्ट है, सारे जहाज लीज पे लिए हुए हैं ऑपरेटर ने, और उसके अलावा स्पेयर्स हैं, अब तो पायलट्स और टेक्निकल मैन पावर भी हम काफ़ी बाहर से ले रहे हैं। तो वो कॉस्ट जो है वो उसका नियरली टोटल कॉस्ट का नियरली 40% जो है वो डॉलर रिलेटेड आउटगो है। वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली 5 से 7% बढ़े जा रही है। तो जब तक आप उस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अब आपने देखा ना कि पिछले सालों में
कोई नया ऑपरेटर, एक आकाशा एयर के अलावा कोई भी नया ऑपरेटर नहीं आया है। और बहुत सारे ऑपरेटर जो हैं एक तरह से बंद हो गए हैं। जो एयर एशिया है वो भी हैवी लॉसेस में चल रही थी। आपके जो दूसरा कैरियर हैं वो भी सब लॉसेस में चल रहे थे। तो जब तक आप ऑपरेटर को वायबल नहीं करेंगे और उसको एक कहीं से इंसेंटिवाइज करेंगे, क्योंकि जो बैंक्स की फंडिंग है वो नहीं है, ठीक है, जैसे हाई रिस्क इंडस्ट्री, पर हाई रिस्क के लिए सबसे पहला जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। और वही जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है वही अपनी फ्लीट कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट का कॉन्फिडेंस भी है और एयरक्राफ्ट सप्लायर्स का भी कॉन्फिडेंस है। सर, अब एक सवाल ये बनता है कि एक प्लेयर जब ग्राउंड पर आ गया, उसके सारे विमान ग्राउंडेड थे, ऐसी स्थिति में जो दूसरे प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी जो किराए की दर थी वो इतनी बढ़ा दी कि सरकार को इंटरप्ट करना पड़ा। ये कैसे सही किया जा सकता है कि ऐसी कोई भी आपात स्थितियां हों तो लोगों को सही दाम पर टिकट मिल पाए? देखिए, इसमें जो अभी सरकार ने पहली बार एक अच्छा एक्शन लिया कि उन्होंने एक अपर सीलिंग जो है फेयर की फ्रीज कर दी। मेरे अपने राय में इस तरह की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप अपना लेवल प्लेइंग करिए। क्या है कि जैसे हम एक फ्री कंपटीशन में रहे, फेयर्स बहुत कम हुए, फिर कंपटीशन बढ़ा, ऑपरेटर्स कम हुए, तो सारा फ्री कंपटीशन मोनोपोली की तरफ रिजल्ट करता है। पर क्या है कि हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो है कि जो हमारे एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट जिसे हम कहते हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट फोरम जो हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। और दूसरा जो हमारे एंटी ट्रस्ट लॉज जैसे यूरोप वगैरह हैं, यूएस है, वहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमने उस तरह का कोई यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है। जो एक एमआरटीपीसी थी उसको हमने ख़त्म कर दिया, और कंपटीशन कमीशन जो है वो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कोई एजेंडा नहीं है, कहीं उसका कोई मतलब जब मर्जी आते किसी को चिट्ठी भेज देते हैं, कोई जवाब दे या ना जवाब दे, तो दे हैव नो टीथ है आई बस से। तो बेसिक पॉइंट ये कि आप सरकार को, इनफैक्ट ये जो सरकार ने, आपने शुरू में कार की बात करी थी, जो सरकार ने जो ये डायरेक्टिव उन्हें दिया कि इस पीरियड से, इस लेवल से आप ऊपर नहीं जा सकते, वो कार के अंतर्गत है, जो फेयर मैकेनिज्म है। तो उस फेयर मैकेनिज्म में भाई ठीक है, आपको फ्री कंपटीशन है, आप ये कह रहे हैं कि साहब आपके फेयर मैकेनिज्म आप को फ्री करनी पड़ेगी इन्हें डीरेगुलेटेड इकोनॉमी, वहाँ तक सही है। पर इसका मतलब नहीं कि आपको यू हैव ए लाइसेंस टू लूट द पीपल। तो बियॉन्ड ए लेवल आपको उस पर एक सीलिंग लगानी पड़ेगी। तो जैसे पिछले ये एक एग्जाम्पल अभी हुआ, इससे पहले भी कई बार आपने लिमिटेड वे में देखा, कोरोना के टाइम में देखा, कोरोना के बाद भी कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं एयर स्पेस क्लोजर हो जाता है। सडनली वो फेयर जो है 10 रुपये के एकदम सीज़न, टूरिस्ट सीज़न आ जाता है, तो एकदम वो फेयर्स इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो सरकार ने जो अभी एक थ्रेशोल्ड लेवल बनाया है कि भाई ये इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। मेरा अपना मानना है कि इस तरह के पॉलिसी को उन्हें एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के तौर पे बदलना चाहिए, ताकि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो सके। सर, आप एविएशन क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं। सरकार को किस तरह के मौजूदा समय तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी मुसीबत ना झेलनी पड़े भविष्य में, और जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, साथ ही एविएशन जो इंडस्ट्री है उसको सहायता देने के लिए किस तरह के कदमों की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार का मेन आर्म है, जैसे डीजीसी आप कहते हैं, जो रेगुलेट करता है, उसको अपनी स्क्रूटनी बढ़ानी पड़ेगी। उसको चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर चला रहा है उसकी अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी किस लेवल की है, स्पेयर्स हैं उसके पास कि नहीं है, जहाज़ हैं कि नहीं है, पायलट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप ट्रंकेट करिए। दूसरा, मोनोपोली ख़त्म करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि जो अभी आप पे प्रीडोमिनेंट ऑपरेटर हैं, यहाँ भी आप एक थ्रेशोल्ड लेवल बताइए कि भाई एक ऑपरेटर जो है वो सपोज़ 35% के लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता।
तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए कि इससे ज़्यादा जो है कैपेसिटी के ऊपर जो है आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली मार्केट में गैप होगा तो दूसरे ऑपरेटर आएंगे और सस्टेन करेंगे। तो जब तक आप उस तरह की कुछ पॉलिसीज नहीं लेंगे, और उधर आपको उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, और बजाय इसके कि उसको आप एक मिल्किंग काऊ की तरह ट्रीट करें कि जब देखें जहाँ देखें जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, जो डिपार्टमेंट आता है, उस पर टैक्स बढ़ा देता है। यू हैव टू रियलाइज कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट रोल प्ले करता है एयर ट्रांसपोर्ट, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिना सरकारी इमदाद के अपने दम पे खड़ा हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें बहुत कम सरकारी कंट्रीब्यूशन हुआ है, और मोस्टली ये अपने आप का एक सेल्फ सस्टेनिंग सेक्टर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सेल्फ सस्टेनिंग सेक्टर को, डोंट किल द गूज विच ले द गोल्डन एग। तो इसलिए जो है सरकार को अपनी फेयर अब जहाँ फेयर स्ट्रक्चर रेशनलाइज करने की बात करते हैं, वहाँ पे आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। सर, जो यात्री हैं उस पर मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था। यात्रियों को मुआवजा मिल सकता है, टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जहां पर उन्हें वाद दाखिल करना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से इंडिगो बचने का प्रयास कर सकता है टिकट के पैसे वापस करने से, या फिर मुआवजा देने से, और या फिर होटल में कोई रुका है तो उसका पैसा देने से, और या फिर किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और वो इस वजह से छूट गई क्योंकि इंडिगो का जो फ़्लाइट थी वो ग्राउंडेड थी। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो आपने कई सारे बात बताए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा। जो इश्यूज इंडिगो से रिलेटेड हैं, इंडिगो उतना कंपनसेशन तो देने को तैयार है और देगा, पर जो बाकी फिड्यूशरी इश्यूज हैं दूसरी एयरलाइंस पे, उसके क्या लॉसेस हुए हैं, उसके क्या फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, क्या मेंटल ट्रामा की कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें ऑपरेटर जो है वो नहीं करेगा। और जनरली क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में फोर्स मेजर क्लास आता है कि भाई स्ट्राइक हो गई या कोई आपदा आ गई, तब एक बात दूसरी होती है। पर यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इंडिगो को कोई वैसा शील्ड तो नहीं है कि साहब आपको किसी नैसर्गिक कारणों से छूट मिली भी हो, पर वो जो ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जितना उसका अपना रोल है उतने ही रोल के लिए वो उस बात को तस्दीक करेगा। उससे ज़्यादा के लिए फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में ही जाना होगा। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा कि मान लीजिए कि इंडिगो ये कहता है कि हमारे पायलट सभी हड़ताल पे चले गए थे, ग्राउंड स्टाफ हड़ताल पे चला गया, और ये स्थितियां तब उत्पन्न हुई जबकि सरकार एक नियम लेकर के आई। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोई कानूनी पेच क्या फंस सकता है और यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ सकती है, यानी कि लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने टिकट के पैसे वापस करने के लिए, मुआवजे के लिए, या फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपना वाद दाखिल करने के बाद भी सालों लिटिगेशन में फंसा रहना पड़ सकता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो प्राइमरी रिफंड है वो तो उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया, काफ़ी लोगों को दे भी दिया है, तो उसमें मेरा मानना है कि उसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पर जो फिड्यूशरी लॉसेस हैं, जो दूसरी तरह के केसेस हैं, उसका जो कंपनसेशन है वो अगर इंडिगो क्योंकि नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन टेक्निकली नहीं बनता है और वो क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में, तो उसके लिए फिर आपको लीगल रूट पे ही जाना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं भी होता है तो अभी लीगल रूट में बहुत टाइम लगता है, तो टाइम तो लंबा लगेगा ही। मतलब ये कहना कि साहब कोई और पेंच फंस जाए, बिना पेंच के भी आपको जो है सारी ज़िंदगी की लड़ाई है, तो पेंच फंस जाएगा तो और उससे ज़्यादा क्या लड़ाई होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन साहब को, जिन्होंने हमें कई सवालों के जवाब दिए और ये स्पष्ट कर दिया कि आखिर किस तरह से यात्री मुआवजा पा सकते हैं और उन्हें किस तरह से टिकट के पैसे वापस मिल रहे हैं, और अगर कोई परेशानी आती है तो वो किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपना वाद दाखिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, और हर एक पहलू पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ज़रूरी ये है कि मोनोपोली नहीं रहे, इसके लिए सरकार एक सटीक नीति बनाए और यात्रियों की सुविधा के लिए रेट रैशनलाइजेशन के लिए भी एक नीति तैयार की जाए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।